सेकंड राउंड की सेलिंग की होगी। आपके पैसे लूट के ले गए, ब्राज़ील हमसे ज़्यादा है और ताइवान हमसे कई गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से ट्रैप में फंसेंगे जैसे पिछले साल उन्होंने सबसे तेज एक्सचेंज में जाएंगे, सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे। काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं सेम टाइप से दो बार रिएक्ट नहीं करता। ये छोटी मोटी बाइंग की फिगर देखकर हमें बहुत ज़्यादा सर आज मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हुआ, सर इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? हाँ, आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिली और ऐसा लगा कि कोई देखो बड़ा गेम हुआ है। तो गेम क्या हुआ, जब मार्केट्स आज खुले सडनली हमें मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली और फिर एक बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिली। और फिर जब मार्केट ऊपर चला गया, ना जाने कितने लोगों ने उस टाइम पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी और फिर सडन फॉल हमें देखने को मिला, फिर एक राइज हमें देखने को मिला। जब इस तरीके की मूवमेंट हमें मार्केट में मिलती है, इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहला, एक्सपायरी नज़दीक है, मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर FII DII का गेम हुआ है और मोस्ट लाइकली जिस तरीके की सेलिंग हुई है ये FII स्टाइल सेलिंग है। और ऑब्वियसली जब FII को माल उन्होंने बेच दिया, फिर नीचे के लेवल में DIIs ने ख़रीदा होगा और फिर एक बार फिर जब मार्केट्स ऊपर गए तो FIIs ने सेकंड राउंड की सेलिंग की होगी। और हम जानते हैं कि इस वक्त जो FIIs जिस मोड में काम कर रहे हैं वो है सेल ऑन राइज, दे सेलिंग एवरी राइज, और वही पैटर्न हमें होता हुआ दिख रहा है। अब क्या ये एक्सपायरी से रिलेटेड है? मुझे इस पे थोड़ा डाउट है और ये उनकी जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है सेल ऑन राइज की, वही बनती हुई मुझे दिख रही है। सर FPI इस साल बाहर बन गए सर, तो सर क्या लगता है आने वाले दिन में इनके खरीदने के चांसेस हैं? देखो, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि लॉन्ग टर्म अगर आप FIIs का ट्रेंड देखेंगे, मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, FIIs आर डंपिंग इंडिया। अब मई के महीने में काफ़ी महीनों के बाद उनकी अच्छी बाइंग की फिगर्स आई है। करीब 14,000 करोड़ की उनकी बाइंग की फिगर आई है और ये आज के अगर न्यूज़पेपर में ये लिखा है कि वो पिछले 8 मंथ्स की हाईएस्ट बाइंग है। अब अगर इसको हम कोरिलेट करते हैं तो पिछले साल अगर आप देखें 8 महीने पहले कौन सा महीना था? सितंबर का महीना था और सितंबर में उन्होंने करीब 50,000 करोड़ की बाइंग की। और क्या हुआ सितंबर के बाद हमें पता है, और उसके बाद अब जाकर हमें बाइंग देखने को मिली है। तो ये बात सही है कि उनकी बाइंग आई है, लेकिन ध्यान रहे कि उन्होंने जो पिछले महीनों में हमें गिरावट देखने को मिली फरवरी के महीने तक, सितंबर से, इस दौरान उन्होंने 2.2 लाख करोड़ की सेलिंग की है। तो 2.2 लाख करोड़ वो इंडिया से लूट के ले गए, आपके पैसे लूट के ले गए, हमारे पैसे लूट के ले गए, और अब वो 14,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। और देखो इसका इम्पैक्ट देखो आप, जहां वो बाइंग करनी शुरू किए मार्केट्स ऊपर चढ़ने शुरू हो गए और लोग वापस से बुलिश बन गए और बनते जा रहे हैं। और यहाँ से अगर थोड़ी और अगर मान लीजिए 15-20 हज़ार करोड़ की और सेलिंग कर दें, कोई बेरिश नहीं रहेगा, हर कोई बुलिश बन जाएगा और हर कोई FD तोड़वा के फिर खरीदना शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच जाएगा और हर रिटेल वाला यही सोचेगा भैया इस बार तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे। ओके, और फिर उनका वही खेल होगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देखिए, 2020 के बाद FIIs की इंडियन इक्विटीज़ में मोस्ट जो कहते हैं सबसे छोटी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे इंडिया तो अब मतलब बहुत हमारी ग्रोथ हो रही है, FIIs यहाँ आएंगे, इमर्जिंग मार्केट का सारा पैसा यहाँ आएगा, तो मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि अगर आप इस कैलेंडर ईयर में देखेंगे तो इंडिया का जो नंबर है वो ब्राज़ील से नीचे है। ओके, सबसे ज़्यादा पैसा ताइवान में गया है, उसके बाद ब्राज़ील में गया है, और इस अगर इंडिया को देखें तो ब्राज़ील से हम नीचे हैं।
तीसरे पोजीशंस पर हमें। और कितना पैसा इस कैलेंडर ईयर में आया है हमारे देश में? 14,000 करोड़ एट मैक्स। ब्राज़ील हमसे ज़्यादा है और ताइवान हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए ये छोटी मोटी बाइंग की फिगर देखकर हमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। और हमें पहली बात तो ये है कि FIIs खरीद रहे हैं, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, ये देख के हमें पैसे नहीं लगाने। हम जब पैसे लगाए हैं मार्केट में तो हम देखें कि स्टॉक क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही है, किस भाव पे मिल रहा है, सेक्टर क्या कर रहा है, इकॉनमी क्या कर रहा है। अगर हम इन फैक्टर्स को देखेंगे तो हम चाहे कोई खरीदे चाहे कोई बेचे, हम उसमें से होप कर सकते हैं कि हम मुनाफा कमा लें। अगर आप मार्केट और FIIs देख के खरीदेंगे तो एक बार फिर उसी तरीके से ट्रैप में फंसेंगे जैसे पिछले साल उन्होंने फंसाया और फिर हमें लूट कर पैसा बाहर ले गए। सर काफ़ी चर्चे हुए आज जोमेटो को लेके, एंड सर इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नीचे आए हैं। तो सर क्या लगता है इसका प्राइस और नीचे आएगा? हाँ, देखिए इसमें जो उनके बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन लिया है कि जो SBI इन्वेस्टिंग की जो लिमिट थी 75%, उसको वो डाउन करके 49% पे ले जाएंगे, 50% से नीचे ले जाएंगे। और इसी की वजह से जो FTSE और MSCI इंडेक्स को ट्रैक कर, लेकिन इसका ये रीज़न से मैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो FPI का एक्सपोजर है वो उस लिमिट से नीचे ऑलरेडी आ गया है, करीब 44.5% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, देखिए ये ऐसी एक कंपनी है जिसका हमें लॉन्ग टर्म में व्यू लेना पड़ेगा, कॉल लेना पड़ेगा। अभी ये शॉर्ट टर्म में बहुत पेन दे सकती है। हमने इस स्टॉक को बाय द वे ऐड किया था 2021 पोर्टफोलियो में, और उसके बाद हमने उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी अपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर दी। और ये हमें इस पे अगर हमें बेट करना है तो हमें बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और बीच में ये काफ़ी पेन दे सकता है जब भी मार्केट्स गिरेंगे या इकॉनमी में हमें मेजर इसमें फॉल देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली कैश बर्न कर रहे हैं ग्रोथ अचीव करने का। हालांकि अब इनके पास कैश की प्रॉब्लम भी नहीं है और काफ़ी हद तक ये अपने जो है प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से ये बर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें हम लंबे टाइम तक बहुत प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए ये स्टॉक पेन दे सकता है। इस स्टॉक में अगर आपको बने रहना है तो लंबा व्यू रखना पड़ेगा और पेन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाय द वे, आप लोग को पता होगा कि जोमेटो, अब इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। अब द स्टॉक इज नोन एज इटर्नल। सर खबरों से याद आया, एक बार फिर से NSE का IPO का न्यूज़ आया है सर। पर ये तो सर पहले भी आया है कि IPO आएगा, पर सर आया नहीं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? व्हाट इज़ द इशू? एक्चुअली आप देखो, इतना बड़ा बुल रन हमें देखने को मिला पिछले दिनों, और अगर NSE का IPO आता तो कितना वैल्यूएशंस वो कमांड कर पाता। और काफ़ी टाइम से ये लोग लगे हुए हैं IPO के लिए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है? तो 2014-15 का जो केस हुआ था जिसमें NSE ने कुछ ब्रोकर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, और इसकी वजह से NSE की काफ़ी बदनामी हुई। कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं। ओके, अब ये केस अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो ये क्या केस था? आप जानते हैं कि मार्केट में जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो आर्बिट्रेज की स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, और उसमें स्पीड इज़ एवरीथिंग। अब आपका सॉफ्टवेयर अगर अच्छा है, अच्छे तरीके से आपने कोड लिखा है, तो वो उसमें लेटेंसी लो रहती है, उसके ऑर्डर्स फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपका ऑर्डर सबसे जल्दी एक्सचेंज में जा पा रहा है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, अब कुछ ब्रोकर्स ने NSE के साथ मिलकर
कुछ सेटिंग वगैरह की, हम जानते हैं इंडिया रन्स ऑन सेटिंग, तो उन्होंने सेटिंग वेटिंग करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लिया, यानी कि उनके ऑर्डर्स सबसे तेज़ एक्सचेंज में जाएंगे, सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी को सीज करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। और इसका कुछ हद तक हम भी विक्टिम रहे हैं उस दौरान, क्योंकि हम भी ये काम करते थे और हम बड़ा परेशान होते थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रेड्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स को मिल रहे हैं। तो बाद में इसका खुलासा हुआ। अब क्या है कि ये एक केसेस चल रहे हैं और हम जानते हैं कि एनएससी के कई एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर एक्शन भी लिया गया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। इट्स अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, वी ऑल नो दैट, लेकिन उसमें एक गंदा स्पॉट लगा हुआ है और इसी वजह से उनके आईपीओज नहीं आ पा रहे। अब एनएससी भी सेबी के साथ देखो सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कुछ पैसे ऑफर किए थे, आई थिंक 7,000 करोड़ का ऑफर किया था इस केस को निपटाने का। हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड जब आपके रेगुलेटर के साथ कुछ पंगे होते हैं तो पेनल्टी वगैरह देकर आप उस केसेस को रफा दफा करते हैं, इट्स अ प्रैक्टिस। तो अब उन्होंने 10,000 करोड़ ऑफर किया है कि एज अ पेनल्टी हम दे रहे हैं और हमें आईपीओ अलाउ कर दीजिए। आई थिंक सेबी इज ऑल्सो कंसिडरिंग दैट। काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं कि इनका आईपीओ आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में हमें रखने वाली बात है कि एनएससी वर्ल्ड का शायद टॉप इक्विटी मार्केट नहीं है, बट एनएससी वर्ल्ड के टॉप एफएनओ मार्केट्स में आता है। आई डोंट नो अभी द करंट स्टैंडिंग क्या है उनकी, बट टॉप 5 में होगा। तो अब अगर इंडिया में हम डेरिवेटिव मार्केट्स को किल करेंगे, उसमें हम ग्रोथ को नहीं होने देंगे, तो फिर वो वैल्यूएशंस वो कमांड नहीं कर पाएगा। सर, ऑडियंस के सवाल लेने से पहले इन्वेस्टिंग लर्निंग के जो प्रोग्राम के बारे में आप कुछ इनिशिएटिव लेने वाले थे सर, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं इसके बारे में, तो कुछ फाइनल हुआ आपके एंड से? हाँ, आई थिंक अब हमने इसको फाइनल कर लिया है, इसका कंटेंट वगैरह। तो इस प्रोग्राम को हम इन्वेस्ट फॉर अल्फा बुला रहे हैं। अभी तक जो भी देखिए हम प्रोग्राम करते थे मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के करते थे, जो कि हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है, हर कोई एफएनओ में ट्रेड करता भी नहीं है और करना चाहता भी नहीं है। बट इन्वेस्टिंग ऐसी चीज़ है हर कोई करता है, ट्रेडर भी इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को जो बनाया है, इसे इस तरीके से बनाया है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे बेसिक से, मतलब स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मल्टी एसेट्स, जैसे कि हम इसमें आपको बॉन्ड कैसे अगर आपको लेना है, डाइवर्सिफाई करना है, क्रिप्टो, गोल्ड, वो कवर करेंगे। और उसके बाद हम फिर सारा कुछ इक्विटी मार्केट पे डेडिकेटेड करेंगे। तो जैसे स्टॉक की एनालिसिस करना, कैसे हम पता करें इसकी फेयर वैल्यूएशन क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडलिंग्स क्या है, चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप पूरी एक स्टॉक की एनालिसिस कैसे करें, कंप्लीट एनालिसिस, वो हम बताएंगे। इसके बाद हम आपको मल्टी बैगर्स हम कैसे पकड़े, उसके क्या साइंस होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये 4-5 क्राइटेरिया आपको देखने हैं, यही मल्टी बैगर एक छोटे स्टॉक को बड़े स्टॉक बनाते हैं। इसके बाद हम बुल ट्रैक में कैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं। आप जानते हैं हमने 2021 पोर्टफोलियो में भी शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए और करंट पोर्टफोलियो भी हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, और पिछले दिनों जितनी गिरावट आई हमारा पोर्टफोलियो लॉस में नहीं गया, वो प्रॉफिट में ही बना रहा। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। तो ये हम बुल ट्रैक में कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज पे हमें देखते हैं, वैल्यूएशंस के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो वो सारा कुछ हम कंप्लीट पैकेज हम शेयर करने वाले हैं। और साथ ही कुछ ट्रेडिंग व्यू को आप कर सकते हैं, वो भी हम कवर करेंगे। तो काफ़ी डिटेल में ये रहने वाला है। और इस बार हम टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं, 2 दिन का सेशन होगा और लाइव स्ट्रीमिंग होगी, क्योंकि अब ये सब तमाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रोटेस्ट वगैरह, कोविड का भी आ रहा है, तो अब हम वो ऑफलाइन इस बार नहीं कर रहे हैं, टोटली ऑनलाइन कर रहे हैं।
वेल सर, तो अनाउंसमेंट कर ही दिए हैं तो कुछ स्पेशल ऑफर अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दे दे तो। हाँ ऑफ कोर्स, देखिए काफ़ी लोग हमसे लगातार पर्सनली भी जब मिलते थे तो पूछते थे सर कब करेंगे कब करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्ट तो लोगों को है। तो आप एक अच्छा सा ऑफ़र बना के आप शेयर कर दीजिए और उसको एक जैसे कहते हैं ना अर्ली ऑफ़र टाइप आप बना के शेयर कर दीजिए। ओके सर, बहुत लंबा हो रहा है बट एटलीस्ट एक ऑडियंस का सवाल हम लोग ले लेते हैं आज कि टेक सहारा जी पूछ रही हैं कि विल कोविड इम्पैक्ट द मार्केट अगेन। देखिए एक चीज़ जो लोग अक्सर बोलते हैं कि मार्केट कभी भी सेम इवेंट पर दो बार रिएक्ट नहीं करता, ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। बट मेरा ये मानना है कि मार्केट कभी भी सेम इवेंट पे सेम टाइप से दो बार रिएक्ट नहीं करता है। तो लास्ट टाइम ठीक है कोविड आया, मार्केट्स गिरे, फिर रिकवरी हो गई, और आज दोबारा कोविड आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसको थोड़ा हमें अर्ली, अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो थोड़ा हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। पहली बात अगर आप देखें तो पिछले अगर 1-1.5 साल में देखेंगे तो कई बार लगा कि अब नई वेव आ रही है, नई वेव आ रही है, मोस्टली वो फिजल आउट हो गई, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और बहुत माइनर सिम्टम्स के साथ वो वेव्स चली गई। अब हमें देखना है कि अब जो आ रही हैं वो कितनी सीवियर है। आज मैं पढ़ रहा था कि 2 डेथ्स बेंगलुरु में रिपोर्ट हुई हैं कोविड की वजह से। तो क्या इसका एक डेडली वर्जन आ रहा है दोबारा से? अगर डेडली वर्जन आएगा तो मुझे लगता है इस बार मार्केट पर असर पड़ सकता है, कुछ हद तक, ज़्यादा होगा कम होगा डिपेंडिंग अपॉन कितना सीरियस है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, ओके, और एफआईआईज निकल रहे हैं। तो पिछले बार क्या था कि मार्केट्स कम से कम ओवर वैल्यूड नहीं थे। इस वक्त अगर आप देखिए निफ्टी किस पी पर ट्रेड हो रहा है, उस वक्त किस पी पर ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ों पे कुछ कहना जल्दीबाजी हो। पहले क्या कोविड आ रहा है, जल्दीबाजी होगी। हम हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, हम नहीं कह सकते। दूसरी बात, अगर आ गया तो क्या मार्केट्स गिरेंगे, वो भी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि किस फॉर्म में आएगा, किस शेप में आएगा, वो हमें देखना है। इस वक्त मुझे लगता है कि हमें कोविड से नहीं डरना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए मार्केट्स पे, फंडामेंटल्स पे, स्टॉक के वैल्यूएशंस पे, और इन फैक्टर्स को फिलहाल के लिए हमें थोड़ा साइड पे रखना चाहिए। जब तक कि हमारी सरकार ये नहीं बोल रही है, हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स ये नहीं बोल रहे हैं कि सिचुएशन अलार्मिंग बन रही है, तब तक मुझे लगता है कि ये खबर, न्यूज़, र्यूमर से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। एंड सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? ये देखो जैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल वैसा ही चलता मुझे दिखेगा। 1-2 दिन नीचे, 1-2 दिन ऊपर, मोर और लेस वही सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। एफआईआईज अभी अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं, वो सेल ऑन राइज कर रहे हैं। मार्केट्स अभी वो चाहते हैं थोड़ा और ऊपर जाए ताकि वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बना लें, तो वही चलता हुआ दिख रहा है। आज का अगर आप डेटा देखें तो चिंता की बात क्या थी, आज का टर्नओवर काफ़ी हाई था, निफ्टी में भी, एनएससी में भी। तो करीब 1,19,000 करोड़ का टर्नओवर था, और ये किसी ने तो देखो देख के तो ऐसा लग रहा है कि डीआईएस ने खरीदा होगा, लेकिन किसी ने बहुत तगड़ा बेचा है। तो कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस बनती जा रही हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में। तो ये सारा कुछ हमें थोड़ा जो है सावधानी की तरफ इशारा कर रहा है। आज भी अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है, आईवीज में आज भी हमें बढ़त देखने को मिली, विक्स में आज भी हमें बढ़त देखने को मिली, ओके। तो फ्यूचर्स मार्केट हो, ऑप्शंस मार्केट हो, हर तरफ अगर आप देखिए तो थोड़ा एक गंदा खेल होता हुआ हमें दिख रहा है। हाँ, इक्विटी मार्केट्स संभले हुए हैं। तो ये जो डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट का जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये चिंता की बात होती है। देखिए जो इक्विटी मार्केट और में होते हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता 20-30% मार्केट गिर जाए। डेरिवेटिव मार्केट वाला हर मूव को कैच करने की कोशिश करता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म का व्यू जानना चाहते हैं
तो डेरिवेटिव मार्केट से ही क्यूज़ लेने में हमें फ़ायदा होगा। तो इस वक्त क्या व्यू है हमारा कि सेल ऑन राइज चल रहा है। मैंने आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया है, कल परसों का वीडियो आप रेफ़र करिए। प्राइजेस चैनल में मूव कर रहे हैं, जब तक चैनल के अंदर हैं नो नीड टू वरी, चैनल को ब्रेक करके नीचे आने दीजिए, तभी खतरे की घंटी बचेगी। फिलहाल ये जो खेल चल रहा है ये गंदा खेल कुछ टाइम और चलेगा।